वोलेटिलिटी इज अ मूवमेंट, रिस्क इज व्हेन यू लूज आउट अ कैपिटल फुली। अगर आपकी रिकवर हो रही है तो वो समय सीमा में हो सकता है प्लस माइनस हो, बट वोलेटिलिटी कैन बी ऑन योर साइड ऑल्सो। तो ऐसे टाइम में तो मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी आप अपने फेवर में खेलें। जब मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो, नॉर्मल SIP चल रही है एक्स्ट्रा, तब पैसा लगाएं। टिपिकली इमरजेंसी आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है या हेल्थ रिलेटेड हो सकती है। हेल्थ भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, बट फिर भी एज ए कंटिजेंसी मेरे ख्याल से सही प्रोडक्ट से ज़्यादा सही एसेट एलोकेशन है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है। आप बहुत बुरा अगर आपने फ़ंड चूज़ कर लिया तो अलग बात है, जिसका बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई। अदरवाइज़ ब्रॉडली अगर आप देखेंगे, अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक है तो यू विल बी हैविंग अ गुड रिटर्न और अ सस्टेनेबल गुड रिटर्न with your risk appetite. इंडिया अपनी हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशंस में से एक को विटनेस कर रही है। एक ऐसी कंट्री से जो ट्रेडिशनली फिक्स्ड डिपॉजिट्स और फिजिकल एसेट्स पर रिलाई करती थी, अब एक ऐसा नेशन बन रहा है जो स्टेडली म्यूचुअल फंड्स, इक्विटीज और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को एम्ब्रेस कर रहा है। हर साल मिलियंस ऑफ नए इन्वेस्टर्स मार्केट में एंटर करते हैं और डिसिप्लिन एसेट मैनेजमेंट का रोल कभी इतना इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं रहा। वेलकम टू मार्केट पिलर्स अनकवर्ड, एक एजुकेशनल सीरीज जहां हम इन्वेस्टिंग को सिंप्लीफाई करते हैं और आपको उन लीडर्स के इनसाइट्स दिलाते हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल इकोसिस्टम को शेप कर रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर सीमांत शुक्ला, CEO ऑफ क्वांटम म्यूचुअल फंड और एक सीजन्ड BFSI लीडर जिनके पास बैंकिंग, एसेट और वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में 2 डेकेड से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। क्वांटम इंडस्ट्री में कई प्रैक्टिसेस में पायनियर रहा है, ट्रांसपेरेंसी एडवोकेट करने से लेकर 12-20-80 एसेट एलोकेशन मॉडल जैसे फ्रेमवर्क्स इंट्रोड्यूस करने तक, जो इन्वेस्टर्स को स्टेबल और रेजिलिएंट पोर्टफोलियोज बिल्ड करने में हेल्प करता है। इस एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एवोल्यूशन, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स की इंपॉर्टेंस, डिसिप्लिन्ड एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टर बिहेवियर और कैसे थॉटफुल इन्वेस्टिंग लॉन्ग रन में प्रिडिक्टेबल आउटकम्स क्रिएट कर सकती है। सीमांत, वेलकम टू मनी टीवी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। सो क्वांटम म्यूचुअल फंड ने अपने आप को एक थॉटफुल इन्वेस्टर फर्स्ट AMC की तरह पोजीशन किया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग पे भी आपका बहुत जोर है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर आप हमारे व्यूअर्स को ये बता सकें कि एग्जैक्टली आपकी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी क्या है और किस तरीके से आपने उसे शेप अप किया है। सो क्वांटम की स्टार्ट 2006 में हुई थी एंड आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट वेरी इन्वेस्टर फोकस्ड और वेरी इन्वेस्टर फ्रेंडली AMC के रूप में जाना गया है। तो कोर जो थॉट प्रोसेस वो है कि इन्वेस्टर इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग व्हाट वी डू। ट्रांसपेरेंसी इज द कोर थिंग, दैट वट एवर वी डू इट विद ट्रांसपेरेंसी विथ ऑल स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग मेन इन्वेस्टर। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो हमारे एथिक्स और गवर्नेंस पे काफ़ी कोर फोकस रही है। इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी की जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें गवर्नेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रखता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्कीम के लिए, इट इज़ अक्रॉस द स्कीम एंड द व्हाट वी डू। सो अगर आप मेरे से पूछें कि इन्वेस्टर फोकस के साथ साथ ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स एंड गवर्नेंस का कोर फ्रेमवर्क पे सारे इन्वेस्टमेंट होते, सो मच सो दैट Subbu and Ajit has been the founder. In early 90s or late 90s they started something called integrity screen. वो जो 4 पैरामीटर की इंटीग्रिटी स्क्रीन गवर्नेंस चेक के लिए की गई थी, और आज चिराग जो हमारे CIO हैं उस इंटीग्रिटी स्क्रीन में 200 पैरामीटर से रन कर सकते हैं। तो हमारा पैरा फिल्टर जो है इन्वेस्टमेंट की थीसिस का, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का, स्टॉक सिलेक्शन का, दैट स्टार्ट विद गवर्नेंस विद इंटीग्रिटी इज द मेन कोर वन। एंड आई थिंक दैट्स वेरी वेरी यूनिक थिंग। पिछले 20 साल में इवोल्यूशन होके बेटर ही हुई है। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फंड हु लॉन्च ESG फंड ऑल्सो, और एथिकल फंड भी हमारा है। तो ये फंड इसलिए नहीं लॉन्च किया जस्ट बिकॉज इट्स अ फैशन है या वेग है, बट प्राइमरली ड्रॉ आउट ऑफ अ लीफ ऑफ गवर्नेंस कि हाँ भाई गवर्नेंस थी, तो उसी के उसमें आप अगर देखें एथिकल फंड में भी गवर्नेंस और एनवायरनमेंट को रिलेटेड होता है, एथिकल फंड में भी उसी टाइप की चीज़ें आएंगी। ESG भी वही है। तो इंडिया का पहला एक्चुअल फर्स्ट लॉन्च NFO ESG वॉज अवर्स, ऑल्दो आई थिंक 1-2 ने कन्वर्ट किए थे अपने फंड। सो दैट्स द कोर, सेंटर इज क्लाइंट एंड रेस्ट एवरीथिंग इज सराउंडिंग दैट।
अगर हम आज के मार्केट की बात करें तो बहुत ज़्यादा फोकस है शॉर्ट टर्म रैंकिंग्स पर, कई सारे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में और लॉन्च होते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्वांटम एक लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन्ड अप्रोच को कैसे मेंटेन कर रहा है? बहुत सही आपने क्वेश्चन पूछा। पहली चीज़ बोलूँगा, 20 साल में हमारे आज तक 14 फंड हैं। सो दैट शोज दैट व्हाट वी नो वेल, व्हाट इज़ गुड फॉर इन्वेस्टर फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, विल डू दैट ओनली। तो उस होड़ में नहीं है, उस भीड़ में नहीं है जहाँ पे हमें रोज़ नए NFO लॉन्च करने। काफ़ी लंबे समय तक एक्चुअली एक ही फंड था हमारे पास, फिर सेकेंड आए और बड़े यूनिक फंड आए। कमिंग टू शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, वी ऑल नो कि एक रिसेंसी बायस होता है। एक साल का परफॉर्मेंस इन्वेस्टर देखता है, उसके कारण पुराने नंबर्स चेंज दिखते हैं और इन्वेस्टमेंट होता है। आई थिंक हमारी थॉट ये रही और हमारा प्रयास भी ये रहा है कि हम इन्वेस्टर को उस चीज़ों पे बताएं कि क्या चीज़ सही है। इसीलिए हमने जैसे कुछ चीज़ें एसेट एलोकेशन का एक हम 12-20-80 का एक आपको मैं बताऊंगा डिटेल में कि 12-20-80 एक हमारा एसेट एलोकेशन का फ्रेमवर्क है, हम उसको बोलते हैं। हम लोग के जो अपने कम्युनिकेशन भी होते हैं, हम उसमें ये इस बात की जोर देते हैं कि आप अगर हमारे साथ कोई दूसरी स्कीम हम आपको सजेस्ट भी करते हैं या अगर हमारे पार्टनर या डिस्ट्रीब्यूटर सजेस्ट करते हैं, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि उसमें ओवरलैप रेशो कम से कम हो। कोशिश ये रहती है कि अगर आपने हमारा ये प्रोडक्ट लिया, अगर दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं इसमें ओवरलैप रेशो कम है, सो यू आर नॉट बाइंग द सेम स्टॉक अंडर 2 स्कीम। पहली चीज़ तो स्कीमें ही कम है, और जो 14 स्कीम है उसमें से 2 ETF है। एक गोल्ड का ETF है, वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू फंड, और एक निफ्टी ETF है, और उसके 2 रैप प्रोडक्ट है। तो अगर ये 2 प्रोडक्ट हटा दे जिनके रैप के साथ हटाए तो हमारे 10 ही प्रोडक्ट है। सो दैट वे वी हैव बीन कंसिस्टेंटली फोकसिंग ऑन इन्वेस्टर क्या सही है। इसके अलावा कुछ इन्वेस्टर रिलेटेड चीज़ें और भी रही हैं जो क्वांटम ने शायद वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू थे जिन्होंने स्टार्ट किया। जैसे टोटल रिटर्न इंडेक्स जो 2018 में रेगुलेशन में आया, वी आर फॉलोइंग सिंस 2006। वी नेवर चार्ज एंट्री लोड एज अ प्रैक्टिस सिंस 2006। एग्जिट लोड अगर आपको याद हो एक ज़माने में AMC की बुक में आता था, एंड देन रेगुलेशन केम कि आप उसे NAV में एडजस्ट करें। वी हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस थिंग सिंस 2000 लॉन्च ऑफ टाइम 2006। कस्टमर रिलेटेड चीज़ें सारी सही की है, ओवरलैप रेशो कम रहा है, और कोशिश हमारी ये रहती है कम्युनिकेशन में और जितने भी इंगेजमेंट है कि क्लाइंट के लिए क्या सही है और थोड़ा लॉन्ग टर्म देखें। सी यूजुअली ये होता है कि शॉर्टर पीरियड में जब मार्केट बहुत तेज़ी होता है तभी पैसा आता है, एंड दैट्स मे नॉट बी द बेस्ट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि क्लाइंट को सही टाइम पे सही बताएं। जैसे लास्ट ईयर हम लोग के यहाँ कोशिश ये रही थी कि हम जो इक्विटी इन्वेस्टर थे हमारे, उनको हम जो नए आ रहे थे, अगस्त 2024 के आसपास की बात है, उस टाइम से लेकर थोड़ा अगले समय तक, वी ऑलवेज आस्क अवर क्लाइंट की गो इनटू लिक्विड और एनी नॉन इक्विटी एसेट प्रोडक्ट और मे बी मल्टी एसेट। सो हमारी कोशिश ये हमेशा रही है बताने की, बट इट्स टफ, इट्स अ बिहेवियरल बायस। समय लगेगा, साइकिल से कुछ सीखते हैं। मार्केट की साइकिल जब आदमी देखता है तब समझ आती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होते हैं, कई बार भूल जाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टर पैसा बनाते हैं। सो दैट्स अवर थॉट। ये जो 12-20-80 है, कैन यू गेट इन टू मोर डिटेल एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी पॉपुलर है। जब भी क्वांटम म्यूचुअल फंड की बात होती है तो ये एक नंबर और एक टर्म सामने आता है। सो ग्लोबली देयर इज अ थंब रूल मॉडल। इन्वेस्टमेंट में कई चीज़ें थंब रूल होती है, ऑल्दो पर्सनल फाइनेंस में पर्सनल इंपॉर्टेंट होता है। तो थंब रूल मॉडल में ग्लोबली 60-40 इज़ द रेशियो कि आप 60% इक्विटी में डालें और 40% डेट डालें, तो एक प्रोपोर्शनेट रहता है। लेकिन मेरे ख्याल से कुछ बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के CIO का भी ट्वीट आया था, 60-40 इज़ आउट, 60-20-20 इज़ इन। तो 60 इक्विटी, 20 गोल्ड, 20, क्योंकि लास्ट ईयर प्रेशियस मेटल हैज़ डन वेल। बट क्वांटम पिछले काफ़ी समय से 2022-23 के ऑनवर्ड वी हैव बीन प्रोपोगेटिंग दिस थिंग कि 12-20-80 अगर आप करें तो एक आप ठीक ठाक रिटर्न चाहेंगे, और लॉन्ग टर्म में एक्चुअली अगर आपकी कंपाउंडिंग ठीक ठाक रिटर्न है तो यू कैन एक्यूमुलेट डिसेंट अमाउंट ऑफ वेल्थ। तो 12 क्या है, 20 क्या है, 80 क्या है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि भारत में सोशल सिक्योरिटी अभी सरकारी महकमे और कुछ कंपनियों को छोड़ दे तो नहीं है। देयर इज़ नो पेंशन पर से। नो डाउट गवर्नमेंट की कुछ इनिशिएटिव हैं जो सर्टेन लेवल के सेग्रीगेटेड सेगमेंट के लिए बनाई जा रही हैं, बट अभी भी अगर अपन देखें तो अनलाइक डेवलप्ड वी डोंट हैव अ सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क। अब उस सिलसिले में आपकी कुछ इमरजेंसी चीज़ें हो सकती हैं, एंड वी हैव सीन इन कोविड टाइम की अचानक जॉब्स और सारी चीज़ें रुक जाने के कारण लोगों को परेशानी हुई। तो इमरजेंसी फंड है जो हम कहते हैं 12 के रूप में। तो अगर आपका मंथली एक्सपेंस X है तो 12X ऑफ दैट आप उसको लिक्विड फंड में डाल के रखें। तो प्राइमरली आप एक ढंग से डेट का भी ऑप्शन ले रहे हैं, बट लिक्विडिटी आपको मिल रही है। 7 दिन का एग्जिट लोड है, उसके बाद योर मनी इज़ फ्री, एंड ब्रॉडली यू आर मेकिंग डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी।
सो दैट्स 12 महीने का खर्चा। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, आपके पास ऑलरेडी कैपिटल है, तो यू कैन हैव अ 6 मंथ और 24 मंथ ऑल्सो। तो 6 महीने का भी रख सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं आई कैन मैनेज माई मनी एंड हैव इनफ कैपिटल, तो आप 12 कीजिएगा। 12 इज अ मोड ऑफ अ थंब रूल। अदरवाइज 24 भी रख सकते हैं अगर आपको लगता है नहीं मेरी जॉब में अलग है। सो इमरजेंसी फंड, टिपिकली इमरजेंसी आपकी जॉब रिलेटेड हो सकती है या हेल्थ रिलेटेड हो सकती है। हेल्थ भी लोग हेल्थ इंश्योरेंस तो लेते हैं, बट फिर भी एज ए कंटिजेंसी। सेकेंड थिंग इज़ बाकी चीज़ें जितने भी खर्चे अगर आपके लाइफस्टाइल के देखें, बच्चों की पढ़ाई हुई, बच्चों की शादी हुई, घर लेना, ये मोर ऑफ अ प्लान्ड होते हैं कि बच्चा कब पढ़ने जाएगा, किस कॉलेज में जाएगा, यू नो ऑल दोस थिंग। बचा हुआ जो पैसा है उसको आप 20 रुपये अगर आप गोल्ड में रखें और 80 रुपये इक्विटी के, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क एपेटाइट, इक्विटी के वेरियस एसेट्स में आप ले सकते हैं, सब एसेट में। अगर आप इसको करें तो ब्रॉडली आप काफ़ी अच्छा पोर्टफोलियो बना लेते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से। शॉर्ट टर्म में मैं नहीं कहूँगा क्योंकि अभी 20% का गोल्ड का इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा दिखेगा बट ब्रॉडली अगर आप देखें लॉन्ग टर्म में यू विल, बिकॉज गोल्ड और इक्विटी अगर आप देखें तो यूजुअली लोली कोरिलेटेड है, अपोजिट कोरिलेटेड है। लोग कहते हैं कि डेट भी इक्विटी से अपोजिट रहता है कि अगर ब्याज दरें बढ़ती है तो इक्विटी का रिटर्न कम होगा, वाइस वर्सा। बट मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं वेल्थ साइड में भी रहा हूँ। भारत में कुछ बार ऐसा हुआ है कि जब दोनों बढ़े और दोनों गिरे एक साथ, सो देयर हैज़ बीन दैट टाइप ऑफ नेट ऑफ। तो हमें लगता है गोल्ड, और टिपिकली जब आप गोल्ड कब लेते हैं, जब आपको टर्बुलेंस ज़्यादा हो मार्केट में, वोलेटिलिटी ज़्यादा हो, अनसर्टेनिटी हो, उस समय पे गोल्ड यूजुअली सीन एज अ सेफ हेवन, एंड एट दैट टाइम इट गिव यू दैट टाइप ऑफ स्टेबिलिटी। एंड ऑब्वियसली डेट के रूप में आपका लिक्विड फंड है जो 5.5, 6, 7 जो भी बन रहा है रिटर्न देता है। सो दिस इज 12 लिक्विड, 20 गोल्ड, 80 इक्विटी। नाइस, इंटरेस्टिंग। बट एक और कॉमनली जो चीज़ सामने आती है क्वांटम एएमसी के बारे में, वो ये है कि सिर्फ एब्सोल्यूट रिटर्न्स को आप चेज नहीं करते, बल्कि आप प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ आउटकम्स और रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को भी काफ़ी वेटेज देते हैं। सो प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक इन्वेस्टर के लिए अगर आप ये फिलॉसफी या ये अप्रोच समझा सकें। सो टिपिकली आपने सुना होगा, कई बार ऐसा लगता है कि जब मैं भी बोलता हूँ तो क्लीशे ना हो, 4 P's ऑफ पीपल, फिलॉसफी, प्रोसेस एंड 4th इज़ अ परफॉर्मेंस। हम उस परफॉर्मेंस को कोशिश करते हैं कि कैन वी क्रिएट अ पोर्टफोलियो। अगर आज किसी भी स्टॉक को आप ले रहे तो एक आप उस एज अ फंड मैनेजर आप सोचते हैं कि एक सर्टेन लेवल तक जाएगा, एक समय परिधि में वो एक लेवल तक जाएगा, एंड दैट्स व्हाट वी हार्प ऑन प्रोसेस रियली वेरी हाई, बिकॉज 20 साल हुए हमें इस चीज़ को करते हुए, और बीच में फंड मैनेजर भी 1-2 चेंज हुए, बट CIO खैर ऑब्वियसली हमारे लंबे समय से हमारे साथ। बट अगर आप देखें तो हम प्रोसेस को इतना हार्प करते हैं कि चेंज के बावजूद भी अधिकतर जगह पे ये होता है कि जब भी फंड मैनेजर या चीज़ें चेंज होती है तो थोड़ा बहुत चेंज आता है। हमारे केस में अगर हम देखें तो हम इसको प्रोसेस को इतना हार्प किए कि हम उससे ब्रॉडली एक प्रेडिक्टेबिलिटी आउटकम की रेंज निकाल लेते हैं, और बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारी गवर्नेंस पहली वो रहती है फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा लिक्विडिटी रहता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी जब मार्केट खराब होता है बहुत तेज़ी से खिंच जाती है, एंड यू डोंट नो द इम्पैक्ट कॉस्ट एट दैट टाइम। सो सेकंड हमारा लिक्विडिटी रहता है, खासतौर से वैल्यू फंड की मैं बात करूँगा। तीसरा हमारा रहता है कि फेयर वैल्यू जो हमारे स्टॉक की हमने लेट से 2 साल के बाद की प्रोडिक्ट की है विथ वेरियस रिसर्च एंड ऑल दोस थिंग, अगर वो 100 रुपये है तो उसका मैं 75 या उससे नीचे ही लूँगा। तो दैट इज़ माई 25 रुपीज़ इज़ माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 100 रुपये 2 साल होने वाला है, अगर आज मैं उसे 75 पे लेता हूँ, 75 से जब वो 100 जाता है तो अप्रॉक्सीमेटली 25-30-33% का रिटर्न आपको एब्सोल्यूट टर्म में निकलता है। और अगर आप उसको CAGR करें तो 12-14% का हमें लगता है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में लेट्स से सेंसेक्स का 12-13% है, अगर हम उससे बेटर निकाल लें, बट इस प्रोसेस के थ्रू निकालें, तो कोशिश ये रहती है कि क्या हम उसको सही प्राइसिंग करें। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाते हैं कि आपने जो फेयर वैल्यूएशन की वो सही है, आपकी रिसर्च वो हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एज अ AMC we have a sizable number of research team in-house. So it's not just market driven or a market infrastructure related or broker led. We do our own research. So that's very important because आप ultimately आपकी जो fair price estimate कर रहे हो वो बहुत important है, क्योंकि अगर वो गड़बड़ होगी तो आपका पूरा कैलकुलेशन गलत बिगड़ जाएगा। सो दैट इज़ वन थिंग। और ये जो हमारी डिफाइंड प्रोसेस है कि फेयर वैल्यूएशन 100 है और 75 के नीचे लेना। इस चक्कर में अगर आप देखें हमारा 20 साल का अगर डेटा देखें वैल्यू फंड का, तो कई बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। 100 रुपये की चीज़ तो है, लेकिन वो शायद 80 में मिल रही है, 90 में मिल रही है, तो आपको अपसाइड पोटेंशियल उतना नहीं मिल रहा है। और हम यूजुअली 2 साल का अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड रोलिंग बेसिस पे रखते हैं।
अब कई बार क्या होता है कि अगर वो 80 है तो आप देखेंगे कि हम कैश की अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं। इस चक्कर में अगर आप हमारे फंड का देखेंगे तो कुछ बुरे पीरियड के दौरान जब वैल्यूएशन का रहा है तो वी हैव बीन एज अ रेसिडुअल हमारा कैश ज़्यादा दिखता है। सो दिस इज़ वन प्रोसेस विच वी आर हार्पिंग। 20 साल हो गए। कोशिश ये है कि पीपल फिलॉसफी एंड प्रोसेस पे इतना इम्पैक्ट करें कि एक प्रेडिक्टेबल आउटकम की रेंज तो निकाल लें कि हाँ भाई इतना तो बनेगा। 100% कहीं नहीं होता है, बट हमारा अभी तक ठीक ठाक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उस चीज़ का। बट द लैटर पार्ट ऑफ इट जो है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स, अगर उस पर फोकस करना है तो परफॉर्मेंस को रिटेल इन्वेस्टर्स को किस तरीके से इवैल्यूएट करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें अगर अपन वैसे देखें और मैं अपने फंड के बारे में बताऊंगा यानी परिप्रेक्ष्य में बताऊंगा, तो प्राइमरली आप स्टैंडर्ड डेविएशन वोलेटिलिटी जो आइसोलेशन में देखते हैं कि आपके अपने रिटर्न से आप कितना प्लस या माइनस जा रहे हैं, दैट्स अ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर लेट्स से किसी फंड का रिटर्न 12% है या 15% है, 15% में अगर कोई कहता है कि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, तो 3 इधर और 3 इधर, तो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में आप मोटा मोटा ये मान के चलें कि 15 का 12 हो सकता है, 18 हो सकता है। जितनी नैरो ये बैंड होगी उतना आपको उतार चढ़ाव कम दिखेंगे। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप यहाँ से लेट्स से यहाँ से अगर आप बांद्रा जाना चाहते हैं, आपको लेट्स से 5-7 किलोमीटर ट्रैवल करना है। एक ड्राइवर आपको एक कांस्टेंट स्पीड से ले जा रहा है और दूसरा भी लेके जा रहा है, लेकिन कभी वो 80 की स्पीड पे ले जाता है, कभी ब्रेक लगाता है, कभी 20 लगाता है। तो जो कांस्टेंट स्पीड से लेके जा रहा है उस पर शायद यात्री को थोड़ा सहज होगा, आराम होगा, मेंटल। वो दूसरे वाले में झटके लगेंगे, आदमी का कैसे चला रहे हो। सो ये वोलेटिलिटी का इम्पैक्ट है। आप पहुंच सही डेस्टिनेशन पर रहोगे लेकिन आपके उतार चढ़ाव कितने, तो ये एक रिस्क का पैरामीटर हो गया। दूसरा हो गया कि मार्केट रिलेटेड आपका बीटा कितना है। तो मेरा सजेशन ये होगा, रिस्क एडजस्टेड में एक तो शार्प रेशो देखते हैं टिपिकली, बेसिकली पर यूनिट रिस्क आपका कितना रिटर्न बन रहा है। सेकंड, मुझे लगता है एक बहुत रिसेंसी बायस में ही आता है कि जब फंड अच्छा करता है तो उसका एक लेग दिख रहे हैं आप। जब अच्छी बढ़ रहा है तो वो ज़्यादा बढ़ा, बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब मार्केट गिरता है तो वो कितना गिरता है। इसे बड़े सिंपल तरीके से कह सकते हैं, अपसाइड वर्सेस डाउन साइड। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपका अपसाइड वर्सेस डाउन साइड रेशो 1 के ऊपर है तो आपका फंड ठीक ठाक कर रहा है। अगर 1 कर रहा है तो इंडेक्स के बराबर है। अगर मार्केट 10 बढ़ा और फंड 15 बढ़ा और मार्केट 10 गिरा और फंड 15 गिरा, तो बेसिकली रेशो 15/15 इज 1, 10/10 इज 1। तो बेसिकली आपका इंडेक्स का ही रिटर्न आएगा। उसके लिए फिर दैट्स नॉट अ राइट थिंग। तो अप मार्केट कैप्चर वर्सेस डाउन मार्केट कैप्चर एक हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा उतना आपका वोलेटिलिटी आइसोलेशन में आपकी कम रहेगी और पीटा थोड़ा देख सकते हैं। तो ये है। और शार्प रेशो जो कहते हैं वो एक तरीके का तरीका है कि आप पर यूनिट रिस्क कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं, वो 1 यूनिट का हो गया। तो ये चीज़ें देखनी चाहिए। हम लोग काफ़ी कोशिश करते हैं। हमारा यूजुअली एक तो हमारा क्योंकि मैंने कहा कि लिक्विडिटी के इंपॉर्टेंट है, तो हमारे यूजुअली वैल्यू फंड में जिसकी आप बात कर रहे थे उसमें लार्ज कैप या मेगा मिड कैप ही रहते हैं, तो उनकी वोलेटिलिटी बियॉन्ड मिड एंड स्मॉल से बेटर रहती है। और हमारी खुद की भी कोशिश रहती है। तीसरा, हम क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% का रखते हैं वाइल गेटिंग इनटू दैट, तो वो एक हमें क्वेश्चन दे देती कि अब 75 ऑलरेडी गिरा हो तो और कितना गिरेगा। सो दैट्स वन वे वी ऑल्सो मैनेज द रिस्क। इंटरेस्टिंग। बट अभी जिस तरीके से मार्केट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी से गुजर रहा है, ऐसे में एसेट एलोकेशन इज समथिंग जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, या फिर स्टॉक सिलेक्शन, या फिर मार्केट टाइमिंग? ऑफ कोर्स नोबडी कैन डू और नोबडी शुड डू, बट व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट आपके हिसाब से? देखिए, शॉर्ट टर्म में मार्केट टाइमिंग का इम्पैक्ट दिखता है। अगर आप 25,000 पे एंट्री करें और 20,000 पे करें तो देखिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो एवरेज आउट हो जाता है, बिकॉज एवरीथिंग कम्स टू अ मीन रिवर्सल। जहाँ तक आपका पहला प्रश्न का पार्ट था कि एसेट एलोकेशन वर्सेस स्टॉक सिलेक्शन, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि स्टॉक सिलेक्शन जब तक आपको इक्विटी की अंडरस्टैंडिंग फुल शॉर्ट ना हो, ना इस मार्केट में तो बिल्कुल ना करें, बिकॉज यू नेवर नो कि वो कहते हैं ना, नाइफ इज़ फॉलिंग, कितनी नीचे जाएगी आपको नहीं मालूम। आप 50% पहले हो, पता चला 50 का ही 25 हो गया, तो देन रिकवरी टाइम इज़ मोर। सेकेंड थी 100 रुपये का जब 50 रुपये होता है, तो 50 रुपये से ऊपर 100 रुपये आने पे आपको 50% जब नहीं चाहिए, आपको 100% चाहिए। तो ये कैलकुलेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट की फिलॉसफी में। तीसरा, मुझे लगता है कि अच्छा फंड मैनेजर चूज़ करके बेटर टू गेट इनटू वाया SIP मोड इस टाइप के मार्केट में, क्योंकि इस टाइप के मार्केट आपको वोलेटिलिटी इज़ नॉट ओनली रिस्क, वो बड़ा एक कॉमन कनंड्रम है कि वोलेटिलिटी वोलेटिलिटी इज़ अ मूवमेंट, रिस्क इज़ व्हेन यू लूज आउट अ कैपिटल फुली। अगर आपकी रिकवर हो रही है तो वो समय सीमा में हो सकता है प्लस माइनस हो, बट वोलेटिलिटी कैन बी ऑन योर साइड ऑल्सो। तो ऐसे टाइम में तो मैं कहूँगा कि वोलेटिलिटी आप अपने फेवर में खेलें। जब मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो, नॉर्मल SIP चल रही है, एक्स्ट्रा
तब पैसा लगाएं, दैट विल गिव इन गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म. एसेट एलोकेशन, यस, वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से मुझे लगता है एसेट एलोकेशन का इंपॉर्टेंस इस मार्केट में समझ आता है. जब तेजी का मार्केट होता है तो एवरीबडी सी द अपसाइड ऑफ द रिटर्न एंड एवरीथिंग, बट व्हेन मार्केट डू दिस टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यू एक्चुअली अंडरस्टैंड कि नहीं, दूसरे एसेट क्लास जो लोली कोरिलेटेड है या इन्वर्सली कोरिलेटेड है, दे आर गिविंग यू अ क्वेश्चन ऑफ दिस वोलेटिलिटी मच बेटर. तो एसेट एलोकेशन तो मेरे ख्याल से शुड बी द कोर फॉर एनी इन्वेस्टर, which may change depending on their risk profile, behavioral risk appetite and everything, but that should be core. Stock selection जब तक आपको पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग फुल नहीं है इस टाइप के मार्केट में तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए. यू कैन एक्चुअली हैव अ रियल रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल ऑल्सो. बट रिटेल स्टैंड पॉइंट्स देखें तो क्या ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, सही प्रोडक्ट चूज़ करना है या फिर मार्केट में लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्टेड रहना? मेरे ख्याल से सही प्रोडक्ट से ज़्यादा सही एसेट एलोकेशन है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है. आप बहुत बुरा अगर आपने फ़ंड चूज़ कर लिया तो अलग बात है, जिसका बिल्कुल ही हालत ख़राब हो गई. अदरवाइज़ ब्रॉडली अगर आप देखेंगे, अगर आपका एसेट एलोकेशन ठीक है तो यू विल बी हैविंग अ गुड रिटर्न और अ सस्टेनेबल गुड रिटर्न विथ योर रिस्क एपेटाइट कमेंसरेटिंग दैट. दैट्स वन पार्ट. सेकेंड, आपने जो बोला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे ख्याल से होना चाहिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड और एनी प्लेटफॉर्म फॉर से मैटर ऑफ से एसेट मैनेजमेंट के, आप बेसिकली गाड़ी खुद चलाएं या ड्राइवर को दें. ड्राइवर इज़ मच मोर मैच्योर, ही हैज़ एक्सपीरियंस. आई थिंक दैट्स अ पाथवे ऑफ व्हीकल. इसमें लॉन्ग टर्म के लिए डालें, लेकिन रिव्यू करें. मेरे ख्याल से एक ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ऐसा ना हो कि कोई आपने डड स्कीम ले ली है जो कि बिल्कुल नहीं कर रही हो, 10 साल के बाद आपको लगे नहीं यार दिस इज अपॉर्चुनिटी. जो कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपके उस बच्चे की तरह जिसको आपने हॉस्टल में डाला, साल में एक बार बुला के समझे, रिव्यू करें. दैट्स माय थॉट. इंटरेस्टिंग. यू नो, अगर हम इन्वेस्टिंग लैंडस्केप देखें इंडिया का, तो फ्रॉम बीइंग अ नेशन ऑफ सेवर्स अब इंडिया एक नेशन ऑफ इन्वेस्टर्स की तरफ ट्रांजिशन कर रहा है. तो अगले 5-6 साल में आप इन्वेस्टिंग लैंडस्केप कैसा इवॉल्व होता देखते हैं, एंड स्पेशली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर हम उस पर फोकस करें तो? सो मैं इसको दूसरी तरह से देखता हूँ. मैं कहूँगा कि नेशन ऑफ सेवर गॉन इनटू नेशन ऑफ ट्रेडर एंड नाउ कमिंग इनटू सेवर इन्वेस्टर. बट दैट्स मोर ऑफ अ, बिकॉज अगर हम देखें 2019 तक देश में करीबन 3-3 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, आज ऑलमोस्ट 20 करोड़. ट्रेडिंग हैज़ गॉन अप, which has also given some red flags from a regulator side, F&O and all those things. Similarly, gaming and other thing has got a much more number. But yes, mutual fund is also growing. But मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है, as a country, our per capita is hovering around, let's say 2,700 to 3,000 के आसपास. And as and when your per capita goes up, typically if you see developed market as well as emerging market, which are slightly higher on per capita, the capital formation or capital market investment usually happen at 4,000-5,000 के आसपास से काफ़ी स्टार्ट होती है. और उसका बेसिक रीज़न है. रीज़न ये है कि आप जब $500,000 के आसपास होते हो तो प्राइमरली बेसिक नेसेसिटी पे आप फोकस करते हो. अगर आप देखें 90s का एरा टिल द टाइम वी वर किड्स, कि अधिकतर लोगों का वही दाल चावल रोटी छत इस पे ही खर्चा जाता था. नेक्स्ट लेवल जो ग्रोथ रही अगर आप देखें तो बियॉन्ड बेसिक रहती है, जो $1,000 से $2,000 के बीच रही है. उस दौरान आपका 2-व्हीलर, फोन, टीवी, एंड यू कैन सी इंडियाज 2-व्हीलर, लॉट ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनीज वर देयर, हाउ मच ग्रोथ दे हैव गिवन, हाउ मच वेल्थ दे हैव क्रिएटेड. तीसरा आता है विच इज़ नाउ इज़ 2,200 to 3,500 टाइप, जहाँ पे एस्पिरेशनल बेसिक हो गया, बियॉन्ड बेसिक हो गया, देन एस्पिरेशनल. And today you can see that things which are basic are not in demand, rather than things which are slightly aspirational are in demand. Experiential economy, high-end cars, mid-level, all those things are getting into shape. Next is कि जब सब हो गया तब आदमी भविष्य के बारे में सोचता है कि बॉस this lifestyle I'll also get old, तब मैं इसको कैसे मेंटेन करूँ. एंड देन कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट हैपन. सो मेरे ख्याल से एक वो भी हमें देखना पड़ेगा, विच वी हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ जब द वे इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन बीट. मैं तो ये कहूँगा, अगर आपने ध्यान दिया, ग्रेट थिंग विच हैज़ हैपेंड वाज जनधन, जैम ट्रिनिटी, जो अनबैंक थे 32-30 करोड़ के आसपास बैंकिंग अकाउंट होते थे, आज 85 करोड़ 90 करोड़ है. Those who are into FDs and other thing has moved into SIP and mutual fund. Those who are slightly sophisticated got early entry into mutual fund, getting into the other alternates level platform like PMS, AIF, SIF. So this is a trajectory which is tectonic shift. Everything is moving
डायरेक्शन. तो मुझे लगता है एज ए कंट्री वी विल बी डूइंग मच more capital formation by investing in, and there are good things which are happening. It's not only equity as a capital. Now you are having REITs, InvITs आपको मिल रहे हैं, bond market is coming, regulator RBI has come with RBI retail buying of bonds, although it yet to take off, but multiple अगर आप vectors देखें तो all are growing, कुछ की speed ज़्यादा कुछ की कम है, but as a country yes, and we are now large economy. अगर 25%, 30%, 1 ट्रिलियन का 300 बिलियन होता था, तो आज 4 ट्रिलियन पे it would be pretty large, almost equivalent to what our economy was in 2006-07. Yeah. So that way it's going to be a really great place. Interesting. And you know, आपने ये पूरी एक जो जर्नी और एवोल्यूशन है वो देखा है, इकोनॉमी का हो, मार्केट्स का हो, कई सारे साइकिल्स देखे, BFSI के कई सेगमेंट्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एसेट मैनेजमेंट में काम किया है. ऐसा कौन सा एक लीडरशिप लेसन है that has really defined your career or your journey? Perseverance and passion, 2 P's. I'm a graduate from a science side, and that too very different stream. I'm a fishery graduate, so getting obviously with today's generation it might be slightly different because they know what they don't want to do. I think 90s and 80s kids, they made their career just like a flowing water in river, कि बहते बहते बनता चला गया. But 2 things which I personally felt during when I look back at my journey is perseverance and passion. Whatever I have done with a lot of passion, that's my business. I have to build up. And जिस इंडस्ट्री में आप हैं वो काफ़ी फास्ट पेस्ड है, so anything you do to unwind, to stay grounded and motivated? So one thing is market makes you humble. That's the beauty of this particular business, at least, that you should not have any qualms around that. दूसरा मुझे लगता है कि things are changing fast. The pace of speed was very different till 2010. 10 to 20 was different, and 22. So I think a lot of unlearning what is happening across especially on tech and digital side. How people interact with you has changed. How people transact with system has changed, and it's evolving. Every day something new is coming, new platform is coming, some learning is changed. Earlier, I remember in earlier times we used to do client event, distribute, when I was in wealth also, distributor event, physical meeting and all those things. Now things have moved to webinar, Twitter, snippet. So another thing is big thing is articulation in a shortest form, because it's an attention economy which is very small with a new generation. So you have to capture that time period and hook. So these are few things which unlearning and learning is important. वंडरफुल. एंड आपकी लर्निंग्स और अनलर्निंग दोनों हमारे साथ, आपकी जर्नी शेयर करने के लिए हमारे साथ आज. थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन मनी टीवी. Thank you for having me on the show. Thank you. That's all for this episode of Market Pillars Uncovered. अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंसाइटफुल लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मनी टीवी को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मार्केट्स की बात नहीं करते, हम यहाँ फिलॉसफीज को डीकोड करते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज अनकवर करते हैं और आपको उन माइंड से मिलवाते हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल फ्यूचर को शेप कर रहे हैं. Until next time, invest smart or stay informed.